स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, साथ ही दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं और दिग्गज एक्सपर्ट्स का व्यू क्या बन रहा है बाजार पर। इन तमाम बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मार्केट्स पर। शानदार क्लोजिंग आज भी देखने को मिली। 16,600 के ऊपर आज बाजार बंद हुआ और लगातार 5वें दिन हमने देखा कि अच्छी तेजी के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। निफ्टी करीब 80 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 230 अंकों की तेजी देखने को मिली और आज हमने देखा कि लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स हर निशान में ही कारोबार कर रहे थे। और दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा डिटेल्स लेकर। मानसी बताइए, गुड आफ्टरनून, दिन भर किस तरह का कारोबार रहा मार्केट में? बिल्कुल, लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं मजबूती ही मजबूती है और आज भी वो मजबूती कायम रही। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन की तेजी के बाद बाजार एक छोटा सा ब्रेक वीकली एक्सपायरी के दिन ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट 16,600 के पार निफ्टी में क्लोजिंग हम देख चुके हैं और साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमने 36,200 के पार यहाँ पर क्लोजिंग देखी। काफी मजबूत रहा आज का ट्रेड और तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में तो तेजी थी। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी देखने को मिली। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स ने बाजार को बेहतरीन तरीके से संभाला। एल&टी, एक्सिस बैंक भी इसी सूची में शामिल रहे। वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि विप्रो के अब जो नंबर्स आए उसके बाद आईटी पैक का मूड जो है थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट नतीजे जो हैं उसके बाद भी एक हल्का सा डिप देखने के बाद विप्रो का स्टॉक भी आज के सत्र में संभलता हुआ ही दिखा। ड्रैगर्स की अगर बात करें, रिलायंस के हैवी वेट स्टॉक ने आज बाजार की तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं किया। कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली। ऑफकोर्स रिलायंस के नंबर्स भी आने वाले हैं शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, तो उस पर भी नजर रहेगी। नंबर्स पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कॉशियस सा इंपैक्ट रिलायंस के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स भी इसी सूची में थे, जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखा। परफॉर्म नहीं कर पाया, आज की तेजी में कंट्रीब्यूट इन स्टॉक से नहीं किया। मिड कैप में हमने काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखे। एक्शन, टाटा कम्युनिकेशन, एबीबी, कैपिटल गुड स्पेस के लगातार जिक्र हम कर भी रहे हैं। एबीबी जैसे स्टॉक में, बीएल, कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे, जहां पर अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आए। चाहे फिर मिड कैप आईटी स्पेस हो, मिड कैप सीमेंट स्पेस हो, स्टॉक स्पेसिफिक मूव। शुगर सेक्टर आज बहुत अच्छे से, इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिखा रहा है। एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ने की जो खबर आती हुई दिख रही है, उसका एक क्लियर कट पॉजिटिव इंपैक्ट है जो कि शुगर स्पेस पर देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में मजबूती ही मजबूती थी, लेकिन जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया उसमें एफएमसीजी आगे, उसके बाद आईटी, बैंकिंग स्पेस, चाहे निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र, मजबूती वहां पर हर तरफ नजर आई। फार्मा स्पेस और एनर्जी स्पेस आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिस पर नजर रखनी होगी। हमने कल जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस जैसी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो इन पर नजर रहेगी और इन नंबर्स से पहले इन स्टॉक्स में एक मूवमेंट ऑन कॉशियस साइड भी नजर आ रही है। ऑल इन ऑल बाजार का आज का सेटअप काफी दमदार, वीकली एक्सपायरी बेहद दमदार होती दिखी। बिल्कुल, वीकली एक्सपायरी का भी दिन था आज, उतार चढ़ाव एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्लोजिंग आज काफी अच्छी देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फार्मा को छोड़ दे अगर, तो बाकी सभी सेक्टर आज हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये भी आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और हमारी ज़ेरोधा एंड ट्रू बेकॉन के को फाउंडर निखिल कामत से बातचीत हुई और उनका कहना है कि फिलहाल बाजार में किसी भी राहत की उम्मीद अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। निवेशकों को अभी सचेत रहने की जरूरत है, साथ ही आईटी और बैंकिंग सेक्टर को लेकर सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। ऐसा कुछ बदला नहीं है मार्केट में कि वो स्टांस बदलना चाहिए। आई थिंक इन्फ्लेशन इज स्टिल एज बिग अ प्रॉब्लम एज इट वाज अ फ्यू मंथ्स अगो और लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन कभी जाने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ये प्रॉब्लम 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक तो रहेगा। तो स्टांस अभी भी कॉशियस है। मेरे ख्याल से ये जो हमने थोड़ा रिकवरी देखा है, ना कि सिर्फ इंडिया में बट नैस्डैक में भी, last 3-4 days have been very good in America, especially for tech companies. I don't think it has much legs. मेरे ख्याल से ये longer ट्रेंड को बदलेगा नहीं, and still I think there is pain ahead. हमारा मैंडेट है निफ्टी 50 में ही रहना, तो we don't buy any companies outside of Nifty 50.
in those 50 companies, IT has underperformed, so we've gotten a little bit overweight IT again. And banking sector bhi hum bullish hain, banking sector ke hit mein. But outside of that, overall on the fund level, we are still 50% hedged. So if the markets go up 10 and we make 6%, we are happy. And if the markets go down 10 and we lose 4%, we are happy. That's the risk profile, right? बिल्कुल, तो ये थे निखिल कामत मार्केट पर अपनी राय शेयर करते हुए। चलिए कुछ और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ भी आपको ले चलते हैं और मेट्रोपोलिस से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी में एक बड़े स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स के लाने की बात की जा रही थी, जो कि अब ठंडे बस्ते में जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सहयोगी नयनतारा राय। नयनतारा, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हम आप सबके लिए आज एक बहुत ही बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ खबर ला रहे हैं और ये है डायग्नोस्टिक्स प्लेयर मेट्रोपोलिस के बारे में। लिस्टेड है ये कंपनी, उनकी ऑपरेशंस भारत में है, अफ्रीका में भी है, एशिया में भी है। मई के आसपास मेट्रोपोलिस ने आई बैंकर्स को अपॉइंट किया था एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को कंपनी में लाने के लिए। उनका नाम अपोलो से जुड़ा गया था, अदानी ग्रुप के साथ जुड़ा गया था, प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के साथ जुड़ा गया था, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के साथ भी। अब ईटी नाउ स्वदेश को पता लगा है सूत्रों से कि शायद ये पूरी जो डील है, इसका जो मैंडेट है, उसको टेम्परेली रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो मेट्रोपोलिस जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे वो एक वैल्यूएशन चाहते थे $1 बिलियन से ज़्यादा। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखेंगे इस कंपनी का, वो $1 बिलियन से कम है। शेयर प्राइस जो है वो 50% से ज़्यादा गिर चुका है ईयर टू डेट, तो उनको अभी वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। तो मेट्रोपोलिस की अब लग रहा है ये शायद सोच हो गई है कि चले ये जो डाउन टाइम है उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको इतने सारे नाम दिए थे जो जिसके साथ जुड़वाई हुई थी मेट्रोपोलिस के साथ। हमको ये भी पता लगा अपने सूत्रों के से एंड में सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा था, वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की भी एम्बिशंस है हेल्थ केयर में होने की, डायग्नोस्टिक्स में होने की, और आखिरी खिलाड़ी बचा है। लेकिन जो फ्लिपकार्ट और मेट्रोपोलिस की भी जो बातचीत चल रही थी, हमें पता लगा है काफ़ी स्लो हो चुकी है। तो यही लग रहा है कि मेट्रोपोलिस इस डील को अब टेबल से हटा देंगे। हमने अमीरा शाह जो प्रमोटर है, उनके पास 50%, उनके फैमिली के पास 50% स्टेक है कंपनी में। काफ़ी मैसेजेस भेजे हैं। मेट्रोपोलिस से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला है। फ्लिपकार्ट ने ईटी नाउ को रिस्पांस दिया है, वो बोला कि वो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, तो एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लाने की डील अब खत्म हो सकती है। हालांकि स्टॉक पे देखें तो आज 3% की मजबूती के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा था, लेकिन इसके अलावा आज शुगर शेयरों में भी हमने देखा कि काफ़ी शानदार बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहे थे तमाम शुगर स्पेस। सरकार शुगर एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ा सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो अभी फिलहाल 1 करोड़ टन है। इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, बताइए क्या जानकारी आपके पास? शुगर सेक्टर को लेकर के बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार शुगर के एक्सपोर्ट पर कुछ राहत देने पर विचार कर रही है। मई के महीने में सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, और जो लिमिट तय करी थी वो थी 10 मिलियन टन की। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार इस एक्सपोर्ट लिमिट पर कुछ राहत देने की या कुछ बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शुगर एक्सपोर्ट पर जो राहत सरकार विचार कर रही है उसमें तकरीबन 1 मिलियन टन अतिरिक्त शुगर एक्सपोर्ट करने पर विचार किया जा रहा है, और इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। और इस फैसले के पीछे सरकार 2 तर्क देख रही है। पहला तो यह है कि जो मौजूदा स्टॉक लिमिट सरकार के पास, देश के पास मौजूद है, वो पर्याप्त है। जो चीनी कैलेंडर है जो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच चलता है, तो मौजूदा 30 सितंबर को जब चीनी कैलेंडर समाप्त होगा तब सरकार को पूरा भरोसा है कि देश में 6 मिलियन टन की स्टॉक लिमिट मौजूद होगी, जो कि पर्याप्त है। यही नहीं, जो अगले चीनी कैलेंडर में जो पैदावार है वो भी काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। और इन्हीं दोनों तर्कों के आधार पर सरकार को लगता है कि शुगर एक्सपोर्ट की लिमिट पर कुछ राहत दी जा सकती है शुगर मिल्स को, और वो जो राहत देख रही है वो 1 मिलियन से लेकर के 1.2 मिलियन टन के आसपास देख रही है। और अगर ये फैसला लिया जाता है तो शुगर मिल्स ओनर को, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाने में मदद मिलेगी, तो उनके लिए ज़रूर ये राहत की बात है, और इस दिशा में जल्द ही औपचारिक फैसला लिया जा सकता है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर जानकारी देने के लिए। और इस खबर के चलते आज हम देख रहे थे कि आज तमाम शुगर स्टॉक्स में अच्छी तेजी के साथ कारोबार भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। तमाम कंपनियों के लिए, शुगर मिलों के लिए ये काफ़ी फायदे की खबर रह सकती है, उनके एक्सपोर्ट्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नतीजों की। और कल दिग्गज कंपनी निफ्टी की रिलायंस अपने नतीजे घोषित करने वाली है। शेयर में आज हमने देखा कि 1.5% की गिरावट भी थी। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ सौम्य जुड़ चुके हैं। सौम्य, बताइए रिलायंस के नतीजों से क्या अनुमान है, ओवरऑल नतीजे कैसे रह सकते हैं? रिलायंस के अगर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एनालिस्ट वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट एवर क्वार्टर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो जंप होगा कंसोलिडेटेड एबिटा और नेट प्रॉफिट में वो हाईएस्ट होगा पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में, और कंपनी अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है ये फर्स्ट क्वार्टर में। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू करीब 18% से ग्रो करेगा, Q-on-Q बेसिस पे एबिटा 33% हायर रहेगा, मार्जिन करीब 17% आने की एक्सपेक्टेशन है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 50% का उछाल देखने को मिल सकता है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो रिटेल सेगमेंट जो है उसके रेवेन्यूज करीब 7% से हायर होंगे और एबिटा 6% से हायर होगा, और ग्रोथ के पीछे का कारण होगा स्टोर एक्सपेंशन और हायर फुटफॉल जो हमें फर्स्ट क्वार्टर में दिखेंगे। उसके अलावा जो की सेगमेंट है इस क्वार्टर के लिए वो है O2C सेगमेंट, जो कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, और इसका जो सेगमेंट का एबिटा है वो करीब 65% ग्रो कर सकता है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है हायर सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन करीब $21 के आसपास चल रहा था, और उसके पहले के क्वार्टर में वो सिर्फ $8 के आसपास थे। तो हायर GRM होने के कारण कंपनी का O2C सेगमेंट आउट परफॉर्म करेगा। उसी के साथ अगर हम ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी करीब 65% ग्रोथ देखने को एक्सपेक्टेड है, और इसके पीछे का रीज़न होगा हायर वॉल्यूम्स और हायर गैस प्राइसेज जो फर्स्ट क्वार्टर में थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ में हायर अदर इनकम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, और अगर फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो भी थोड़ा हायर साइड पे हो सकता है क्योंकि रुपये डेप्रिसिएशन देखने मिला था। उसके अलावा कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी, पहले तो क्या मैनेजमेंट कॉमेंट्री आती है विंडफॉल टैक्स के इम्पैक्ट पे, और GRMs में जो शार्प फॉल देखने को मिला है इस पे। उसी के साथ मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन रेवेन्यू ग्रोथ, डिजिटल साइड में, रिटेल साइड में कैसा रहा है, और कोई भी मैनेजमेंट कमेंट्री अगर न्यू एनर्जी बिजनेस पे आता है तो ये भी पूरे मार्केट की नज़र में रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे रिलायंस के नतीजों से अनुमान। लेकिन सौमित इसके अलावा ये भी बताइए, क्योंकि रिलायंस जियो का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जानना, और आरपू में इस बार कितनी बढ़त देखने को मिल सकती है? अगर जियो का Q-on-Q बेसिस तो देखें तो थोड़ा नॉमिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू करीब 4% से हायर होगा, एबिटा 5% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है। एबिटा मार्जिन जो है वो करीब 50.6% के आसपास आ सकते हैं, और जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 7% का एक्सपेक्टेड है। अब जो की नंबर है जियो के लिए वो है आरपू का नंबर, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो करीब 4% से ग्रो कर सकता है ऑन Q-on-Q बेसिस, और जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है इस क्वार्टर में, और करीब 41.6 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब याद रखिएगा इस क्वार्टर में जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है ये सब्सक्राइबर एडिशन की वजह से, और जो रेसिडुअल बेनिफिट है टैरिफ हाइक जो पहले कंपनी ने लिया था उसका जो रेसिडुअल बेनिफिट आएगा फर्स्ट क्वार्टर में, उसी कारण देखने मिल रहा है। अब पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी की जो सब्सक्राइबर बेस थे वो डिक्लाइन हो रही थी, बट इस क्वार्टर में पहली बार हमें पिछले 4 क्वार्टर में एडिशन देखने को मिलेगा। उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स भी जो कंपनी की इंप्रूव हो रही है, मतलब ज़्यादा 4G सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं कंपनी के पास, इन 2 कारण भी कंपनी के ग्रोथ में एड करेगी फर्स्ट क्वार्टर में। उसके साथ कमेंट्री पे जो ध्यान रखनी होगी वो ये है, पहले तो 5G केपेक्स पे क्या कंपनी कमेंट्री कर रही है, उसी के साथ फर्दर प्राइस हाइक लेने के क्या प्लान्स है, और जियो फोन जो कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया था उसकी कैसे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट में। इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस जियो के रिजल्ट पे। बिल्कुल, तो अच्छे नतीजे रह सकते हैं रिलायंस के, और रिलायंस जियो के नतीजों से भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइबर बेस में जो एडिशन हुआ है उससे इस बार कंपनी के नतीजे अच्छे रह सकते हैं उसके चलते। तो रिलायंस काफ़ी अहम नंबर होगा कल, और मार्केट की नज़र इस पर रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं कल। सीमेंट स्पेस की दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट भी अपने नतीजे घोषित करने वाली है, और क्या अनुमान है ये जान लेते हैं मानसी से। मानसी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। मानसी बताइए, अल्ट्राटेक के सीमेंट से क्या उम्मीदें हैं?
अल्ट्राटेक सीमेंट Q1 FY23 के नंबर्स पेश करने जा रही हैं और नतीजों के अनुमान की अगर बात करें तो बिक्री के आंकड़े में मजबूती का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। हालांकि मुनाफे और मार्जिन्स के फ्रंट पर कमजोरी देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग द क्वार्टर मांग में हमने बढ़त देखी है, जिसका एक इम्पैक्ट बिक्री पर जरूर दिखेगा। 20% की बढ़ोतरी ऑन सेल्स फ्रंट नजर आ सकती है। मुनाफे की अगर बात करें, ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो कि सीमेंट कंपनियों को लगातार परेशान कर रही है और करीब 30% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पर नजर आ सकती है। मार्जिन्स में भी गिरावट का अनुमान है। 28% से कंपनी के मार्जिन्स जो है 17% तक लुढ़कते हुए दिख सकते हैं। क्लियरली वॉल्यूम्स की अगर बात करें, सालाना आधार पर 14% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं और तिमाही आधार पर करीब 11% की गिरावट वॉल्यूम्स के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रियलाइजेशंस जहां पर 5% ऑन अ क्यू बेसिस बढ़त दिखाएंगे, 8% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस यहां पर बढ़त दिख सकती है। ऑफकोर्स हमने शार्प प्राइस हाइक ड्यूरिंग द क्वार्टर देखे थे। अब सीमेंट कंपनियों के ट्रेंड्स जो हैं वो रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्राइस कट्स के सिनेरियो भी हमने देखे हैं। बट ड्यूरिंग जून क्वार्टर प्राइस हाइक थी, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि रियलाइजेशंस के फ्रंट पर पड़ेगा। अब आइए खर्चों की तरफ। 10 से 15% तिमाही आधार पर पावर और फ्यूल कॉस्ट में बढ़त का यहाँ पर अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। वहीं पेटकोक और थर्मल कोल प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ती हुई देखने को मिली हैं पिछले 6 महीनों में, तो इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि नतीजों पर पड़ता दिखेगा। 5 से 7% तिमाही आधार पर फ्रेट कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। वहीं सीमेंट एबिडा पर टन की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर गिरावट की है, 9% तिमाही आधार पर और 34% सालाना आधार पर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और साथ ही हायर रियलाइजेशंस नजर आएंगे, तो इसका एक इम्पैक्ट है जो कि कामकाजी मुनाफे पर यानी कि एबिडा पर टन पर जरूर देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल नंबर्स में सेल्स के फिगर में बढ़त के अनुमान है, मार्जिन्स टूट सकते हैं और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर भी गिरावट ही एक्सपेक्ट। बिल्कुल, तो मार्जिन के फिगर्स कैसे आते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी और अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़े हुए रॉ मटेरियल का कॉस्ट इस बार के नतीजों में देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हेवल्स के एमडी और सीईओ अनिल राय गुप्ता ने हमसे खास बातचीत में कहा कि अगले तिमाही में मजबूत डिमांड की उम्मीद वो देख रहे हैं। तिमाही नतीजों को लेकर हमने उनसे बात भी की, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, आई थिंक ये जो हम 62% ग्रोथ देख रहे हैं हेवल्स में, ये एक ग्रोथ डिसरप्टेड क्वार्टर के ऊपर है। लास्ट ईयर सेकेंड वेव का क्वार्टर था, तो उसके चलते ये ग्रोथ आई है। लेकिन अगर हम पिछले सेकेंड वेव के बाद की डिमांड सिनारियो देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड सिनारियो रहा था, बोथ कंज्यूमर साइड पे और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे। तो पिछले 3-4 क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ देखी जा रही थी, ये ना कि सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में। थोड़ा जिस तरह से तेजी आई रॉ मटेरियल प्राइसेस में ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, उस वजह से थोड़ी सी डिमांड स्लो डाउन रहा, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जहाँ पे एक कंज्यूमर थोड़ा ज्यादा अवेयर रहता है एंड दे नो कि प्राइसेस में कम डाउन, तो थोड़ा डिले करते हैं परचेजेस को। एंड थैंकफुली नाउ अभी क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ा सॉफ्ट होने शुरू हुई हैं, तो आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि डिमांड सिनेरियो वापस अच्छा बिल्डअप होना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम अच्छा चल रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी ईटी नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा। नमस्कार।